शुरुआत करने वाले हैं और हमारी जो नई यूनिट है उसका नाम है द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी प्रिमिटिव सेल जो सबसे पहले आपके आए, और उसमें हम स्टडी करेंगे आपकी बैक्टीरिया सेल के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो, ये एक बैक्टीरिया सेल का डायग्राम है, प्रोकैरियोट है जो कि। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है। इसके पास 3 कवरिंग होती है। इनर मोस्ट लेयर जो कि साइटोप्लाज्म से अटैच होती है, जो साइटोप्लाज्म के सबसे ज्यादा करीब होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी सेल वॉल, एंड आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तो 3 बेसिक चीजें हैं कि इसके पास जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी ही होनी है। सेल वॉल प्रोकैरियोट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल जरूर होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, बट यूकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल जो होती है उनके पास सेल वॉल होती है, और प्रोकैरियोट में सेल वॉल जो होती है एवरी इंडिविजुअल के पास होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। तो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक डिटेल लेक्चर मैंने डाला हुआ है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड निकोल्सन मॉडल उसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की। कौन सी लिपिड बाइलेयर की? फॉस्फोलिपिड की। सेल वॉल हमारी बनी होती है किस चीज की? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। एंड द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज ए ग्लाइकोकैलिक्स, ये बनी होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट की। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये भी 2 टाइप की होती है। अगर हार्ड है, अगर इसकी लेयर हार्ड है तो वो कैप्सुलेटेड है, और अगर स्लाइम है या सॉफ्ट है तो वो किस चीज की बनी हुई है? जिलेटिनियस है, जिलेटिन की बनी हुई है। तो ये बेसिकली क्या है? ये पहले तो ये 3 लेयरिंग की बात कर ली हमने कि इनर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद वाली सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जितनी भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में जो भी ऑर्गेनेली होती है अंदर, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम इसमें ऐसे उलझा धागों की तरह पड़ा रहता है। देखो, सर्कुलर नेकेड क्रोमोसोम, नो हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैरेक्टर है आपका यूकैरियोट सेल का। तो ये नंगा पुंगा ऐसे ही पड़ा रहता है, इसके पास कोई कवरिंग नहीं होती है। तो सर्कुलर नेकेड क्रोमोसोम, नो हिस्टोन प्रोटीन। अब हम बात कर लेते हैं, अब अगर डीएनए है, क्रोमोसोम दैट मीन्स डीएनए। अब अगर डीएनए है तो डीएनए से आरएनए भी बनेगा। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो भैया ये लो एमआरएनए बना दिया हमने डीएनए से, ठीक है। अब अगर आरएनए है तो उससे हमें प्रोटीन भी बनाने होंगे। प्रोटीन बनाने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है? हमें नीड होती है उसकी राइबोसोम की। तो ये है आपके जो राइबोसोम है, ये भी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, एस का क्या मतलब होता है इसमें राइबोसोम का? इसका मतलब होता है स्वेडवर्ग यूनिट। स्वेडवर्ग यूनिट का मतलब होता है कि जो राइबोसोम की कितनी डेंसिटी है और उसका जो मेजरमेंट नापने की जो यूनिट होती है वो होती है स्वेडवर्ग यूनिट, इसलिए इसको 70S। तो ये जब टूटता है तो किस में टूटता है? ये जब टूटेगा तो 50 एंड 30 में टूटता है। ये मैथ वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पे। तो जो 70S आरएनए टूटता है आपका, 70S राइबोसोमल आरएनए टूटता है, वो 50 एंड 30 में टूटता है, ठीक है। अब आरएनए हमने मैसेंजर आरएनए बनाया डीएनए से। अब इस पे आके क्या होता है? अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो क्या होता है कि एमआरएनए पे आके बहुत सारे आरएनए, जो बहुत सारे आपके राइबोसोम है वो अटैच हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की ये खासियत होती है
कि mRNA पे बहुत सारे जो है वो राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्योंकि ना बेटा प्रोकैरियोट जो होते हैं ना वो इतने एडवांस नहीं होते कि ये हर बार एक नया एमआरएनए बनाए फिर उस पे अलग से हर बार एक नया उस पे राइबोसोम अटैच करे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। और जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्रोमोसोम की बात कर ली। ये तो है इसका कि सर्कुलर नेकेड क्रोमोसोम है और नो हिस्टोन, ठीक है। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जो कि dsDNA डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का बैक्टीरिया में बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि इसको ना वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान मिला हुआ है कि हम इस प्लाज्मिड को किसी भी दूसरे सेल में डाल दे अगर तो वहां पे ये फंक्शनल हो जाता है। मोस्टली जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है ना वहां पे प्लाज्मिड का भर भर के यूज किया गया जाता है। कैसे? कि सपोज करो कोई बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। अब उसमें हमें कोई जीन ट्रांसफर करना है। मान लो मेरा इंसुलिन का जीन है, मुझे किसी बैक्टीरिया सेल में डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो ये क्या होता है कि हम प्लाज्मिड निकाल लेते हैं बैक्टीरिया का और उस प्लाज्मिड के साथ में अपना जो जीन है उसको अटैच कर देते हैं और इस बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं। अब इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है तो ये यहाँ पे तुरंत जाके रेप्लिकेट कर लेता है और उस प्रोटीन और वो जो हमने जीन डाला था उसका प्रोटीन तुरंत बनाने लगता है। तो प्लाज्मिड की ये खासियत होती है कि इसी वजह से इसको ना बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये बैक्टीरिया की सेल के पास नहीं है तो वो सेल सरवाइव नहीं करेगी कि नहीं मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरा प्लाज्मिड छीन लिया। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ सेल सर्वाइवल यूनिट, इट जस्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये रजिस्ट्रेंट करता है। किसके लिए रजिस्ट्रेंट करता है? ये रजिस्ट्रेंट करता है एंटीबायोटिक के लिए। कैसे करता है? देखो, जितने भी एंटीबायोटिक हैं आप जानते हैं उनका क्या यूज होता है। एंटीबायोटिक जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। मतलब बैक्टीरिया के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना, सपोज अगर हम किसी बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन डाल दें, ठीक है, और उसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, और वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है, तो भैया इसको टेट्रासाइक्लिन के सोल्यूशन में भी तुम डाल दो तो भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। बड़ा ढीठ किस्म का होता है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए, और इसको ना हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो कभी भी जीन ट्रांसफर करना होता है ना हमें, तो हम सबसे पहले प्लाज्मिड को निकालते हैं एक बैक्टीरिया से, फिर उसमें जीन को इंसर्ट करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया में डालते हैं, फिर उसको क्रश करके उसका प्रोटीन निकाल लेते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमने आरएनए की बात कर ली, हमने राइबोसोम की बात कर ली कि 70S rRNA यहाँ पे होता है। S का मतलब होता है स्वेट वर्ग यूनिट, और 70S जो आरएनए है वो राइबोसोम है वो टूटेगा 50 एंड 30 में। इसी तरह यूकैरियोट्स में क्या होता है, 6 उसमें टूटता है आपका क्या, उसमें टूटता है आपका 60 एंड 40 में। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं मीजोसोम। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज अ इनर मोस्ट लेयर। इसमें कुछ फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, इन्वेजिनेशन होते हैं। तो ये जो इमेजिनेशंस होते हैं जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, क्यों फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, और जब ये फोल्ड हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोसोम। पहले तो ये देखो कि फोल्ड क्यों होती है। अच्छा, इसके फोल्ड होने के फायदे ये होते हैं कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते, मतलब कि कम जगह में हमें ज्यादा चीजें अगर ठूसनी हो, कम जगह में ज्यादा चीजें ठूसनी है पर सेल हमारी छोटी है, तो ये क्या करता है, इस तरह के प्रोजेक्शन बना लेता है, छोटे छोटे प्रोजेक्शन बना लेता है और यहाँ पे इसको सेल को सरफेस एरिया मिल जाता है।
अब मीजोजोम क्या होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट में रिस्पिरेशन के लिए, यूकैरियोट्स में रिस्पिरेशन के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास होता है मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है, इट्स एनालॉगी टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगी मतलब कि इनका जो फंक्शन है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, वो भी रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये भी रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, बट इनका जो ओरिजिन है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। यही होता है आपका मीजोजोम। मीजोजोम क्या करता है, बेसिकली बैक्टीरिया में एरोबिक रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके ऊपर कई सारे रिस्पिरेटरी एंजाइम लगे रहते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे एंजाइम होते हैं, उसी तरह से मीजोजोम के ऊपर भी छोटे छोटे से कई सारे ऐसे एंजाइम लगे रहते हैं जिनको हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी एंजाइम। अब ये बैक्टीरिया सेल है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल लें या साइटोसोल बोल लें। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया है और वो ऑटोट्रॉफ है, मैं क्या हूं, मैं हेट्रोट्रॉफ हूं, मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगी, किसी प्लांट सेल को खाऊंगी या मुझे फूड मिल जाएगा उसको खाऊंगी। बेसिकली हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो जो बंदे अपना फूड नहीं बनाते वो कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो मैं क्या हुई, मैं हो गई हेट्रोट्रॉफिक। अब हम बात क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया की, वो भी कौन से वाले बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम क्या बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। तो फूड बनाने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए ना। तो जैसे ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर मीन्स कलर जैसा लग रहा है, इसमें कुछ कलरफुल कुछ भरा है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है कंडेंस होता है। इस क्लोरोफिल की हेल्प से जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। अब बैक्टीरिया है तो जैसे कि हम अपना फूड है किस फॉर्म में अपने अंदर सेव करते हैं, मीन्स हमारे पास हम यूकैरियोट्स में आते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के डिब्बे होते हैं। हमने कहीं पे स्टार्च सेव कर लिया, मान लो हमें स्टार्च सेव करना है या प्रोटीन सेव करना है, तो अगर हमें प्रोटीन अपने अंदर सेव कर लिया तो हमें उस डिब्बे को हमने बोल दिया कि एलिलोप्लास्ट, या हमने कार्बोहाइड्रेट्स कर लिया तो उसको हमने बोल दिया एमाइलोप्लास्ट। बट प्रोकैरियोट्स में इस तरह का कोई फीचर नहीं होता है, उसके पास डिब्बे नहीं है इतने सारे। तो वो क्या करेगा, अपना फूड कहाँ स्टोर करेगा। बैक्टीरिया जो है उसका फेवरेट फूड है ग्लाइकोजन, जैसे व्यापन का होता है, और उसको फॉस्फेट बहुत पसंद है। तो वो क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल होता है इनको यहीं पे सेव कर लेता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल हो गए या फॉस्फेट के ग्रेन्यूल हो गया, मर्जी है जिसको जो पसंद है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंक्लूजन बॉडी। जितने भी स्टोरेज प्रोडक्ट हैं बैक्टीरिया के अंदर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फॉस्फेट या साइनोफाइसिस स्टार्च, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो ये अपना फूड किस फॉर्म में सेव करता है, साइनोफाइसिस स्टार्च। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आया था एक बार 24 में 2014 में नीट में कि जो इंक्लूजन बॉडी होती है क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो नहीं, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। और 2014 में मीजोसोम के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि मीजोसोम जो है वो किसका एनालॉगी है, तो किसका एनालॉगी है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये इतना हो गया, हमने बात कर ली बेसिकली किसके बारे में, हमने इसके क्रोमोसोम की बात कर ली, हमने इसके एमआरएनए की बात कर ली, हमने इसमें राइबोसोम की बात कर ली, प्लाज्मिड की बात कर ली, क्लोरोफिल की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसके पास क्या क्या। अच्छा, ये जो ये एरिया है जहां पे ये नेकेड वाला आपका सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा रहता है, इस जिस एरिया में ये पड़ा रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके पास कुछ और भी स्पेशल फीचर होती हैं। फर्स्ट, इसके आउटर वॉल पे सीलिया होते हैं।
सीलिया बेसिकली क्या करते हैं, सीलिया है, फ्लैजिला है, पिलाई एंड फिम्ब्रिया, ये सब क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं या बैक्टीरिया के होल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीलिया। तो सीलिया जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या करता है, बेसिकली इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड आता है आपका क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो है आपका फिम्ब्रिया। ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है कि किसी सरफेस पे अगर इसको जाके अटकना है तो ये होल्डिंग का काम करता है। कैसे, एक बैक्टीरिया है ग्राम निगेटिव जिसका नाम रहता है निशीरिया गोनोरिया, ठीक है। तो गोनेरिया जो क्या करता है, मोस्टली ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ये सेक्स ट्रांसमिशन जो डिजीज होती है वो कॉज करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये गोनोरिया क्या करता है, फीमेल की वेजाइना पे जाके लटक जाता है, चिपक जाता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लुट जाऊंगा, मर जाऊंगा, पिट जाऊंगा, बट यहां से जाऊंगा नहीं। तो वो क्या करता है, होल्ड करता है। फिम्ब्रिया क्या करता है, उसको हेल्प करता है वेजिना वॉइल पे जाके कि भैया तुम चिपक जाओ। तो ये वहां पे ऐसे सरफेस पे जाके चिपक जाता है, होल्ड कर लेता है अपने आप को, तो विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिया, ठीक है। तो फिम्ब्रिया इसको मोस्टली सरफेस पे होल्डिंग के लिए प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है टेंटिकल्स जैसा, इस कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है, मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सके। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका क्या, पिलाई। पिलाई क्या करता है, देखो पिलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका ये पिलाई है और ये है दूसरा बैक्टीरिया, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और एक ये है बैक्टीरियल सेल। तो इसका जो इस पिलाई होता है, इसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इस पे दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है। होता है क्या, देखो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इसको भैया रोमांस चढ़ा है, तो ये क्या करेगा, प्रेम संबंध बनाने की बहुत कोशिश करता है, वो तो नहीं रोक सकते ना। तो ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ पिलाई अपना जो जेनेटिक मेकअप है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। जब हम मोनरा पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कॉन्जुगेशन कैसे होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना जान लो कि विद द हेल्प ऑफ पिलाई बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मेकअप क्या होता है, अपना डीएनए दूसरी सेल में डाल देता है, इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बैक्टीरिया में, लेकिन कॉन्जुगेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, सीलिया पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फिम्ब्रिया टू होल्ड, फ्लैजिला फॉर मोटेलिटी एंड पिलाई फॉर जेनेटिक मेकअप ट्रांसफर, दिस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो हमने इसकी सेल वॉल पढ़ी, कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोलेक्स, इन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं, सेल एनवलप बोल देते हैं। अब इसके बिहाफ पे, विद द बिहाफ ऑफ अ सेल वॉल, हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में भी बांटते हैं, वो अगले वीडियो में मैं डाल दूंगी। तो अभी के लिए ये हमने पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल को डिस्कस किया। तो यहाँ पे इसके लिए अभी के लिए इतना ही। और एक जरूरी बात जो मुझे करनी है कि नीट का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे वो स्टूडेंट, तो उनको बहुत सारी बधाइयां। और जो नहीं हुए हैं उनको डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं होता है। तो प्लीज 24 के लिए बी रेडी। तब तक के लिए टिल देन बाय।